लेक्चर 436 लड़ाई। अभिमान की इतनी अकड़ देखकर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। वैसे भी अनिरुद्ध की एक ही कमजोरी थी आराध्या, और अभिमान ने अनिरुद्ध की कमजोर नस को ही दबाया था। अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर कहा, अंडरस्कोप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ये सब सोचने की। अभिमान को भी अनिरुद्ध की बात पर गुस्सा आ गया और वो भी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने सुलगती हुई आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, अंडरस्कोप, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन मेरी बीवी बनने वाली है, वरना तुम्हारे जैसे घटिया इंसानों को कोई मुंह नहीं लगाता। लेकिन मेरे बाप ने तो तुम दोनों भाई बहन को सिर पर चढ़ाकर रख लिया। अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने टेबल पर रखा हुआ एक वास उठाया और अभिमान की तरफ फेंक दिया। वो वास अभिमान को लगता, उससे पहले ही अभिमान सामने से हट गया और वो वास सीधा दीवार में जाकर लगा। दीवार में लगने से वो वही गिरकर टूट गया, जिसकी आवाज आराध्या ने किचन में सुनी और आराध्या को समझते देर नहीं लगी कि अनिरुद्ध और अभिमान के बीच में कुछ तो हो रहा है। वो जल्दी से अंदर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनिरुद्ध और अभिमान दोनों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़े हुए थे। अनिरुद्ध ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुस्से में उसने ये सब कर दिया था। इस वक्त उसे अपनी हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं थी, वो बस कुछ भी करके अभिमान से अपनी बहन को बचाना चाहता था। ये सब देखकर आराध्या की आंखें भर आई, लेकिन उसे ये सब सुलझाना था। वो अच्छे से जानती थी कि उसके अलावा इसे कोई नहीं समझ सकता, उसे किसी का दिल तोड़ना ही पड़ेगा। आराध्या जल्दी से आगे आई और उसने अनिरुद्ध के हाथों को पकड़कर अभिमान के कॉलर से हटाया और फिर उसे थोड़ा सा फोर्स लगाकर बेड पर बैठा दिया। उसके पैर ऊपर किए और बोली, अंडरस्को, बस बहुत हुआ भाई, आज ही अस्पताल से आए हो और आज ये सब करने लगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। अभिमान मेरा होने वाला पति है और आप मेरे पति का कॉलर नहीं पकड़ सकते। ये सुनते ही अनिरुद्ध हैरानी से आराध्या को देखने लगा। आराध्या भी लाल आंखें लिए अनिरुद्ध को देख रही थी, जैसे कहना कुछ चाहती हो और कह कुछ रही हो। वही अभिमान ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अनिरुद्ध ने एक बार अपने आप को संभाला और आराध्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, अंडरस्को, क्या कर रही हो तुम? क्यों उससे शादी कर रही हो? कौन सी मजबूरी है जो इससे शादी करनी पड़ रही है? अगर ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बेड पर बैठा रहूंगा। डॉक्टर ने कहा है ना कि मैं अगले हफ्ते तक ठीक हो जाऊंगा। तुम मुझे बताओ तो हुआ क्या है? मत करो इससे शादी, ये तुम्हें प्यार नहीं करता। आराध्या ने ब्लैंकेट लिया, उसे अनिरुद्ध के पैरों पर फैलाती हुई बोली, अंडरस्को, भैया इस बारे में बात नहीं होगी। मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, मैं अभिमान से ही शादी करूंगी और अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो ठीक है, फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अगर आप मुझे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो मेरे डिसीजन पर शक नहीं करेंगे। अनिरुद्ध को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अनिरुद्ध ने अभिमान और आराध्या की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। वहीं आराध्या ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे उस कमरे से खींचते हुए लेकर आई। फिर उसे वो हॉल में जाकर छोड़ती हुई गुस्से में लेकिन धीरे से बोली, अंडरस्को, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कर रही हूं ना तुमसे शादी, फिर तुम मेरे भाई को परेशान क्यों कर रहे हो? अभिमान ने कंधे उचकाकर प्यार से कहा, अंडरस्को, मैं तुम्हारे भाई को परेशान नहीं कर रहा, तुम्हारा भाई मुझे परेशान कर रहा है। एक तो मैं तुम दोनों भाई बहन की मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तुम दोनों भाई बहन मुझे अकड़ दिखा रहे हो। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी, फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को, मेहरबानी करके मुझे मेरे भाई को अकेला छोड़ दो, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है हमें। हम बचपन से लेकर अब तक अकेले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार भाई को चोट लगी है, इससे पहले भी भाई को कई बार चोट लगी है, तब भी मैंने अपने भाई का ख्याल अकेले रख लिया था। तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अभिमान को आप हल्का सा गुस्सा आ गया और वो सोफे पर बैठता हुआ बोला, अंडरस्को, और ना जाऊं तो क्या कर लोगी? शायद तुम भूल गई, ये फ्लैट मेरे पापा ने तुम्हें दिया है और मेरे पापा की चीज पर मेरा पूरा हक है, तो तुम मुझे ऐसे ही इस फ्लैट से नहीं निकाल सकती। अब जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम्हारे भाई से बहस करके मेरा तो गला ही सूख गया।
आराध्या की आंखों में पानी था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपने भाई को इतना कुछ सुना दिया। वही अभिमान कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। बुरे तरीके से आराध्या पीस रही थी, यहाँ तक कि वो जानती भी थी कि उसका यही हाल होने वाला है। फिर भी उसके पास अभिमान से शादी करने के अलावा ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिलहाल तो आराध्या को अभिमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आराध्या ने एक बार फिर अभिमान के सामने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, चले जाओ यहाँ से। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाई। आराध्या ने अभिमान की बाजू पकड़ी, उसे उठाया और खींचती हुई फ्लैट से बाहर लेकर गई और अगले ही पल उसने अभिमान को मैन गेट से धक्का दे दिया। अभिमान हैरानी से आराध्या को देख रहा था। अभिमान बहुत देर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आराध्या के ऐसा करने से उसका दिमाग खराब हो गया। आराध्या जैसे ही उसके मुंह पर गेट बंद करने लगी, अभिमान ने अपना एक हाथ दरवाजे पर रखा और आराध्या की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, वादा करता है अभिमान रघुवंशी जैसे तुमने मुझे अपने फ्लैट से निकाला है, मैं भी तुम्हें रघुवंशी मैंशन से ऐसे ही निकालूंगा और याद दिलाऊंगा कि तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया है। आराध्या अभिमान की आंखों में देखकर बोली, अंडस्को, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम मुझे रघुवंशी मैंशन से बेइज्जत करके निकलोगे। कम से कम तुमसे पीछा तो छूट जाएगा। इतना कहकर आराध्या ने गेट बंद कर दिया और अभिमान ने गुस्से में अपना एक मुक्का आराध्या के कमरे के फ्लैट की दीवार पर दे मारा। दूसरी तरफ बदमाशों की टोली एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हुई थी। चारों आपस में बातें कर रहे थे और तभी वेदांत बोला, अंडस्को, यार तुम लोगों ने 4 लाख की शॉपिंग करवा दी, अब पापा मुझसे पैसों का हिसाब मांगेंगे तो मैं 4 लाख रुपए कैसे दिखाऊंगा। ये सुनते ही सार्थक को हंसी आ गई और बोला, अंडस्को, देखा मैंने तो चुड़ैल को बिना पैसों के ही पटा लिया। वेदांत ने कृष की ओर देखकर बोला, अंडस्को, यार इसी कुत्ते ने कहा था कि उसकी शॉपिंग के पैसे दे दे, वैसे ही पापा 1-1 रुपए का हिसाब लेते हैं। अब क्या कहूंगा कि 4 लाख रुपए एक चुड़ैल के ऊपर उड़ा कर आ गया। कैसे भी करके मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए डालो, वरना तुम जानते हो राजावत साहब तो मेरा क्या ही करेंगे। वही सार्थक को वेदांत की बातों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि पापा ने अगर पैसों का हिसाब लिया तो उन दोनों की बैंड बजाने वाली है और वेदांत की ज्यादा बजने वाली है, क्योंकि वो सार्थक से बड़ा है उम्र में भी और रिश्ते में भी। अब पैसे तो कृष के पास भी नहीं थे और ना युग के पास। पैसे तो एक्चुअली सबके पास होते थे, लेकिन सबको सीनियर रघुवंशी को हिसाब देना पड़ता था, जिस हिसाब से वो अपने पैसों को हिसाब से ही खर्च करते थे। कृष बोला, अंडस्को, यार जैसे तैसे एडजस्ट कर लेना, बोल देना कि कृष को दिए हैं। वेदांत बोला, अंडस्को, और तुझे लगता है वो ये बात मान लेंगे? भाई वो बात की खाल निकालते हैं। युग बोला, अंडस्को, यार तो बोल देना युग को दे दिए, वैसे भी रजावत साहब मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं, तो कुछ नहीं कहेंगे। वेदांत को युग की बात सही लगी। युग ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि युग थोड़ा शांत स्वभाव का था, इसीलिए सबका लाडला था। तभी सार्थक ने कहा, अंडस्को, ठीक है यही कह देंगे, लेकिन तुम दोनों को रजावत हाउस चलना होगा, ताकि सारी बात तुम्हारे सामने हो जाए और कहीं गड़बड़ हो तो तुम बात संभाल लो। चारों ने ही हाँ में गर्दन हिलाए और चारों ही वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद सब रजावट हाउस के बाहर खड़े थे। सार्थक और वेदांत घूमने गए हुए थे और जब वो वापस आए तो सीधा युग और कृष के काम में लग गए। वो दोनों अब घर आए थे। दोनों को थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें अब अपनी अपनी माँ से डांट पड़ने वाली है, लेकिन घर तो आना ही पड़ता, कहीं जा भी नहीं सकते थे। चारों ने बिल्कुल हीरो की तरह रजावत हाउस में एंट्री ली। जैसे ही चारों अंदर आए, वंशिका की नज़र चारों पर गई। वंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वंशिका ने एक बार अपनी आंखों को मलकर फिर से चारों को देखा तो चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वंशिका ने सांझ को आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को, सांझ, सांझ जरा बाहर आओ, देखो मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये सच में चारों हैं। वेदांत और सार्थक दोनों वापस आ गए, देखो जरा। वंशिका की आवाज सुनकर सांझ बाहर आते हुए बोली, अंडस्को, हाँ बुआ जी क्या कह रही हो आप? सांझ ने भी जब चारों को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई।
दोनों माओं ने अपनी बाहें फैला दी और चारों जाकर उनके गले लग गए। वंशिका ने कृष के चेहरे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, तुझे भी पता है कि इस दुनिया में रजावत हाउस है। सार्थक और वेदांत होते हैं तो तू आता है, वरना नहीं आता। और तभी सांझ ने भी युग की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, और तुझे तो बाइक राइड पसंद है ना? कितनी बार लद्दाख जा चुका है। अरे कम से कम तू तो आ जाया कर, लेकिन तू भी नहीं आता। हद हो गई, मतलब कि हमसे मिलने कोई नहीं आएगा। आओगे तो इन दोनों चकुंदर के लिए आओगे। कृष बोला, अंडस्को, अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हो, टाइम ही नहीं लगता। सांझ बोली, अंडस्को, हाँ जानती हूँ कितना काम करता है, तू बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। रजावट हाउस तभी आते हैं जब ये दोनों यहाँ होते हैं, वरना आते ही नहीं। तभी वंशिका ने कहा, अंडस्को, अच्छा छोड़ो, आ जाओ, साथ में बैठकर लंच करते हैं। वंशिका के कहने के अनुसार सब डाइनिंग एरिया में आ गए और बैठकर खाना खाने लगे, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। आज वंशिका और सांझ को बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद रजावत हाउस में चहल पहल थी। दोनों ने ही बदमाशों की टुकड़ी को जी भरकर खाना खिलाया और बदमाशों की टुकड़ी भी ऐसे खाना खा रही थी जैसे आज से पहले उन्हें कभी खाना मिला ही ना हो, या कह सकते हैं कि उन्हें बहुत दिनों बाद वंशिका और सांझ के हाथ का खाना खाने को मिला था, इसलिए वो ऐसे खा रहे थे। और तभी रजावत हाउस में शौर्य और वरदान की एंट्री हुई। सबकी नज़र शौर्य वरदान पर गई। वंशिका और सांझ तो खुश हो गई, लेकिन बदमाशों की टोली ने अपना सलाइवा गटक लिया, खासकर वेदांत। उसे तो डर लग रहा था कि कहीं उसके पापा उससे पैसों का हिसाब ना मांगने लगे। युग ने वेदांत के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, अंडस्को, डर मत, मैं हूं ना, बस तू कह दियो कि तूने सारे पैसे युग को दिए हैं, रजावत साहब मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। वरदान ने चारों को देखकर कहा, अंडस्को, वहीं बैठे रहोगे, हमारे पास भी आओगे। चारों जल्दी से उठे और वरदान शौर्य के पास गए। सबने एक एक करके वरदान और शौर्य के पैर छुए। वरदान और शौर्य ने पहले तो सबको एक एक करके गले लगाया, क्योंकि उन्हें भी चारों बहुत दिनों बाद एक साथ दिखाई दिए थे। फिर सब सिटिंग एरिया में बैठ गए और बातें करने लगे। शौर्य और वरदान दोनों ही उनसे जो जो पूछते वो सब बता देते। और तभी वरदान ने वेदांत की ओर देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हारे अकाउंट से 4 लाख रुपए खर्च हुए हैं, कहाँ खर्च किए? अब तो वेदांत की सांस अटक गई। उसने बदमाशों की टोली की ओर देखा और बदमाशों की टोली इधर उधर देखने लगी, जैसे उन्हें वेदांत की प्रॉब्लम से कोई वास्ता ही ना हो। वेदांत को तो गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर पहले तो सब उसे दिलासा दे रहे थे और अब सब ने वक्त पर मुंह फेर लिया। वेदांत को भी गुस्सा आ गया और वो मन ही मन खुद से बोला, अंडस्को, सालों छोड़ूंगा नहीं एक को भी। अगर आज मेरी पिटाई हुई ना तो तुम लोग भी मुझे पिटोगे। 437 टशने वेदांत अपने ही ख्यालों में था। इतने वरदान ने अपना गला साफ करते हुए फिर कहा, अंडस्को, वेदांत, कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हारे अकाउंट में 4 लाख रुपए थे, तुमने कहाँ खर्च कर दिए? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बाप के पास बेहिसाब दौलत है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये दौलत मैंने मेहनत से कमाई है और मैं नहीं चाहता कि घर का कोई भी मेंबर पैसों को ऐसे ही उड़ाए या किसी लड़की पर खर्च कर दे। अब बताओ मुझे, क्या किया तुमने इतने बड़े अमाउंट का? आखिरकार सार्थक को अपने चाचू का साथ तो देना ही था, इसलिए उसने अपना सलाइवा गटक कर लड़खड़ाती जुबान में कहा, अंडस्को, वो नानू, हम घूमने गए थे ना तो वहाँ लग गए। मतलब हम लोगों ने पैकेज बुक किया था, लेकिन फिर भी कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं ना। इस पर शौर्य ने अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारा पूरा खर्चा मेरे मोबाइल में है। तुमने 4 लाख रुपए वहाँ खर्च नहीं किए, तो अपने चाचू को बचाने की कोशिश मत करो। चुपचाप फूफा जी के बातों का जवाब दो। अगर हमें पता चल गया कि तुम लोग उल्टा सीधा काम करते हो तो इस घर से तुम्हें निकालने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी वेदांत ने झट से कहा, अंडस्को, अरे नहीं भाई, वो मैंने सारे पैसे युग को दे दिए। युग ने जल्दी से कहा, अंडस्को, अरे झूठ क्यों बोल रहा है? वेदांत क्यों आंखें मार रहा है? मुझे कब दिए भाई तूने? मुझे कोई पैसे नहीं दिए, मुझे बीच में मत घसीट। ये थोड़ी ना बात हुई कि बचने के लिए मेरा नाम घसीट देगा। युग ने फिर वरदान की तरफ देखकर कहा,
अंडरस्कोर नानू मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए, मुझे इन सब में मत घसीटना। मानता हूँ कि मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन सब से पैसे मांगता हूँ। इतना कहकर युग ने मासूम सा चेहरा बनाकर वरदान को देखा तो वरदान ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडरस्कोर हाँ मुझे पता है तुम कितने शरीफ हो। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम सच में बहुत शरीफ हो, मैं ये बात जानता हूँ। फिर उसने वेदांत को देखा जो सिर झुकाकर खड़ा हुआ था। इस बार वरदान ने थोड़ा सख्ती से पूछा, अंडरस्कोर वेदांत कुछ पूछ रहा हूँ, 4 लाख रुपए कहाँ खर्च किए? वेदांत चूहे की आवाज निकालकर आंखें नीचे किए हुए बोला, अंडरस्कोर पापा मैं नहीं बता सकता, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो बस इतना समझ लीजिए कि किसी की भलाई में खर्च कर दिए। फिर उसने आंख उठाकर युग को देखा, जैसे कहना चाहता हो, अंडरस्कोर साले तू बाहर चल। वही युग उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी वंशिका आगे आए और वरदान को देखकर बोली, अंडरस्कोर बस करो रजावत साहब, हद करते हैं। बच्चे इतने दिनों बाद घूम फिर कर घर आए हैं और आते ही उनकी क्लास लेनी शुरू हो गई। अरे 4 लाख रुपए खर्च कर भी दिए तो क्या हुआ, हमारा बेटा है। वरदान बोला, अंडरस्कोर बेटा है इसलिए कह रहा हूँ कि हिसाब से खर्च करें, मुझे बताएं कि कहाँ खर्च कर रहा है। इसे चैरिटी करनी है, अच्छे काम में पैसे खर्च करने हैं तो मुझसे और ज्यादा पैसे ले जाए। लेकिन ये देखो तुम्हारे बेटे ने तो किसी संजना नाम की लड़की को 4 लाख की शॉपिंग करवा दी। ये कहकर वरदान ने मोबाइल वंशिका की तरफ बढ़ा दिया और बदमाशों की टोली ने कसकर आंख बंद कर ली। अब बस वेदांत की बैंड नहीं बजती, बल्कि अब सबकी बैंड बजने वाली थी। पहले तो बस वेदांत खड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे सब खड़े हो गए। इस बार वंशिका ने पूछा, अंडरस्कोर वेदांत क्या है ये सब, तुमसे कितनी बार पूछा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है तो बता दो, हम खुशी खुशी तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। लेकिन ये क्या अब तुम हमसे झूठ बोलोगे, उस लड़की को शॉपिंग कराओगे और हमें बताओगे भी नहीं, और अपने पापा से कह रहे हो कि भलाई का काम किया है। ये कौन सा भलाई का काम है कि अपने माँ बाप से छुपाकर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवा रहे हो। वेदांत कुछ नहीं बोला। वरदान ने फिर हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्कोर या तो जवाब दे दो या फिर कल से ऑफिस आओगे और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दो। मिलना चाहते हैं हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से, ताकि तुम्हारी और उसकी शादी करवा दे। अब वेदांत चुप नहीं रहना चाहता था। उसने युग को देखा और एक मुस्कुराहट पास कर दी और फिर वरदान को देखकर कहा, अंडरस्कोर रजावत साहब मेरी गलती नहीं है, युग की गर्लफ्रेंड है, युग के पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने उसके बिहाफ पर उसे शॉपिंग करवा दी। ये सुनते ही सबकी आंखें तो बाहर आ गई। कहते हैं ना कि कर्म पलट कर वापस आता है। युग का चेहरा मुरझा गया और वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब युग को देखने लगे। युग बोला, अंडरस्कोर एक्चुअली वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो कृष की एक एक्स है। अब सब कृष का मुंह देखने लगे और कृष उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। वो तो सपने में भी संजना जैसी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाता और यहाँ तो सबने उसे कृष की एक्स बना दिया था। थोड़ी देर तक सब कृष के बोलने का इंतजार करते रहे। कृष ने भी अपना दिमाग दौड़ाया और सार्थक की ओर देखकर कहा, अंडरस्कोर अब चुप क्यों है, बता क्यों नहीं देता कौन है वो लड़की, कब तक हम तीनों भाई तेरी गलतियों को छुपाते रहेंगे। सार्थक अब बहुत हुआ, बता दे सबको कि कौन है वो लड़की। सार्थक वो तो अब आंखें फाड़े सबको देख रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि इन सब में वो भी पीस जाएगा। सब तो अपनी अपनी बात बोलकर एक साइड हो गए और सार्थक सोच रहा था कि वो ऐसा क्या कहे कि वह भी बच जाए। इतने में कृष ने फिर कहा, अंडरस्कोर सार्थक हम सब तेरे साथ हैं, बता दे कौन है वो लड़की, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। सार्थक का मन कर रहा था कि कृष का सिर अभी फोड़ दे। बेचारा आज ही वापस आया था और आज ही कृष के कहने पर उसके प्लान में शामिल हो गया और बदले में क्या मिला, सारा ठीकरा उसी के ऊपर फूटने वाला था। सार्थक थोड़ा सा सीरियस होते हुए वरदान की ओर देखकर बोला, अंडरस्कोर नानू आप गुस्सा मत होना, लेकिन वेदांत ने सही कहा, वो हमारी गर्लफ्रेंड है ना हमारी एक्स है, और नेक्स्ट तो वो किसी की हो ही नहीं सकती। सब सार्थक को हैरानी से देखने लगे तो सार्थक ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, नानू वो लड़की पागल है,
वो क्या है ना, उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। अब वो हर दूसरे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड समझती है। हम भी उन्हीं में से एक हैं। अब उसकी खुशी के लिए वेदांत ने उसे 4 लाख की शॉपिंग करवा दी। लेकिन आप यकीन मानो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हमने उसे शॉपिंग करवाई और फिर इज्जत के साथ उसे पागल खाने छोड़कर आ गए। सच कह रहा हूँ नानू। इतना कहकर सार्थक ने बड़ा मासूम सा फेस बनाया और बाकी बदमाशों की टोली, वो भी इमोशनल होकर रजावत को देखने लगी। वहीं शौर्य ने एक नज़र सांझ को देखा जिसकी आंखों में पानी था। बेशक बदमाशों की टोली के लिए वो एक मजाक रहा हो, लेकिन पागलपन सांझ ने झेला था। शौर्य अपनी जगह से उठा, उसने सांझ की तरफ अपनी बाहें फैला दी और सांझ भी अपने आंसू पोंछती हुई शौर्य के पास आई। शौर्य ने सांझ को गले लगा लिया और उसके कमर को रब करता हुआ बोला, अंडस्को, जो बीत गया सो बीत गया, अब तो तुम ठीक हो ना, और देखो चांद भला बेटा भी है हमारा। सांझ ने हमें गर्दन हिला दी और शौर्य ने उसे साइड से गले लगाकर उसके बालों को चूम लिया और तभी सार्थक ने अपने मम्मी पापा की नज़र उतारने हुए कहा, अंडस्को, मेरे हीर रांझा को किसी की नज़र ना लगे। ये सुनकर सब हंसने लगे। वही वरदान ने सार्थक को देखकर कहा, अंडस्को, अगर तुम्हारी बात गलत हुई या इसमें जरा सा भी झूठ हुआ तो तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारा और तुम्हारे चाचू का मैं क्या करूँगा। अब वेदांत ने वरदान की कमजोर नस को दबाते हुए वंशिका से कहा, अंडस्को, देखा देखा, आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मतलब इन्हें लगता है कि इन्होंने एक नालायक बेटे को पैदा किया है, जबकि आप तो जानती है ना कि मैं कितना लायक हूँ। इतना कहकर वेदांत ने अपनी माँ वंशिका को गले लगा लिया। बस फिर क्या था, माँ की ममता जग गई और वंशिका ने वरदान को देखकर कहा, अंडस्को, बस बहुत हुआ, हर बार मेरे बेटे को ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे बच्चे आज ही घर आए हैं, ठीक से उन्होंने खाना भी नहीं खाया और आप हो कि अपनी वकालत लेकर बैठ गए। मान लेती हूँ उन्होंने पैसे कहीं गलत जगह खर्च किए तो क्या हो गया। वेदांत अपनी माँ के गले लगे हुए इमोशनल होकर बोला, अंडस्को, माँ, मैं सच कह रहा हूँ, हमने उस पागल औरत को ही शॉपिंग करवाई है। सच कह रहा हूँ। फिर हम उस औरत को पागल खाने भी छोड़कर आए। वंशिका ने अपने दोनों हाथ वेदांत के गाल पर रखकर कहा, अंडस्को, हाँ क्यों नहीं, मैं जानती हूँ मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। आखिर उसमें मेरी परवरिश जो है। चलो अब तुम चारों जाकर आराम कर लो, मैं भी तुम्हारे पापा को खाना दे देती हूँ। वेदांत अपने कमरे की तरफ चला गया। वही सार्थक भी पीछे जाता हुआ बोला, अंडस्को, ठीक है मेरे लैला मजनू, मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर उसने एक नज़र अपने मम्मी पापा को देखा जो अभी साथ खड़े हुए थे। फिर वो भी वेदांत के पीछे पीछे चला गया। इतना बड़ा घर था लेकिन सार्थक और वेदांत एक ही कमरे में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता था। वही युग और कृष्ण ने भी वरदान की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, अच्छा नानू, हम भी चलते हैं। वंशिका ने हमें गर्दन हिलाई और युग और कृष वहां से चले गए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बालकनी में चेयर पर बैठा हुआ था। अब उसकी तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई थी। आज अनिरुद्ध आराध्या के बीच कोई बात नहीं हुई। ना अनिरुद्ध ने आराध्या को समझाने की कोशिश की और ना ही आराध्या ने अपने और अभिमान के रिश्ते के बारे में अनिरुद्ध को बताने की कोशिश की। आराध्या इस वक्त किचन में किया डिनर का इंतजाम कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत खराब था। आज जो कुछ भी फ्लैट में हुआ वह ठीक नहीं था। आराध्या जानती थी कि उसकी शादी अगर अभिमान से हुई तो रिश्ते और ज्यादा उलझ जाएंगे, लेकिन अभिमन्यु के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। अनिरुद्ध बालकनी में बैठा था और तभी उसकी नज़र राघव की बालकनी की ओर गई, जहां उसने फिर से एक परछाई देखी। अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे राजवीर की कही हुई बात याद आ गई कि भूत होते हैं और वहां ज्यादा जाते हैं जहां कोई रहता नहीं है। अनिरुद्ध यह बात अच्छे से जानता था कि राघव अपने फ्लैट में नहीं रहता, कभी कभी आता है, तो होना हो ये परछाई किसी भूत, चुड़ैल, पिशाचिनी की ही है। अनिरुद्ध जैसे तैसे वहां से उठा और अपने कमरे के अंदर आ गया। दूसरी तरफ अभिमान भी एक क्लब में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था। अभिमान को बार बार वो पल याद आ रहा था जब आराध्या ने बाजू पकड़कर उसे अपने फ्लैट से बाहर खड़ा कर दिया था और उसके मुंह पर गेट बंद कर दिया था। चाहकर भी अभिमान उस बात को भूल नहीं रहा था। अभिमान का ईगो हार्ट हो गया था।
अभिमान ने हाथ में पकड़े हुए गिलास की ड्रिंक पूरी खत्म की और फिर लाल आंखों से खुद से बोला, आराध्या तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जितना तुम्हारे साथ प्यार से बात करता हूँ तुम उतना ही मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाती हो। लेकिन इस बार नहीं होगा। तुम एक बार रघुवंशी मेंशन तो आ जाओ, फिर बताता हूँ तुम्हारे उस भाई को कि अभिमान रघुवंशी से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अभिमान ने फिर एक और ड्रिंक का गिलास उठाया और तभी उस गिलास पर किसी लड़की ने अपना हाथ रखा। वो लड़की कोई और नहीं ट्विंकल थी। ट्विंकल ने अभिमान के हाथ से गिलास लेकर कहा, बस करो अभिमान, कितना ड्रिंक करोगे? तुम भी ना उस थर्ड क्लास की लड़की की वजह से खुद को टॉर्चर कर रहे हो? क्या वो तुम्हारी लाइफ में इतनी स्पेशल है कि तुम उसके लिए खुद को परेशान कर रहे हो? अभिमान ने ट्विंकल की ओर देखकर गुस्से में कहा, तुम्हें इससे मतलब कि वो मेरी लाइफ में कितनी स्पेशल है या कितनी स्पेशल नहीं है, निकलो यहाँ से। 438 वंदना मिल गई। अभिमान के ऐसा बोलने से ट्विंकल को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और फिर से अभिमान को समझाते हुए बोली, तुम उस लड़की के लिए खुद को परेशान क्यों कर रहे हो? अभिमान का दिमाग पहले ही खराब था, ऊपर से बार बार ट्विंकल का सवाल करना उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। लेकिन वो ये भी जानता था, अगर उसने ट्विंकल के साथ बदतमीजी की तो सीधा उसके पापा के पास रोते हुए जाएगी और फिर उसके पापा उसे ही डांट लगवा देगी। अभिमान ने फिर ट्विंकल को प्यार से देखकर कहा, ट्विंकल तुम मुझे पसंद करती हो ना? ट्विंकल की आंखों में चमक आ गई। हालांकि वो ये नहीं समझ पाई कि अभिमान जो अभी अभी इतना गुस्सा कर रहा था वो एकदम से प्यार से बात कैसे करने लगा। ट्विंकल धीरे से बोली, हाँ अभिमान, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इतना कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अभिमान ने ट्विंकल का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और ट्विंकल सीधा अभिमान की गोद में जा गिरी। ट्विंकल ने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसकी ओर देखकर बड़े प्यार और अदा के साथ कहा, क्या करने का इरादा है? अभिमान ने ट्विंकल के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, एक लड़का जब एक लड़की को इतने प्यार से अपनी गोद में बैठता है तो क्या करना चाहता है? ट्विंकल का दिल तो गदगद हो गया। वैसे भी वो तो अभिमान के करीब ही आना चाहती थी और आज तो अभिमान सामने से ऑफर कर रहा था। वो इतने सुनहरे मौके को हाथ से कैसे जाने देती? ट्विंकल ने अभिमान की शर्ट का एक बटन खोलते हुए कहा, समझती तो सब हूँ अभिमान, लेकिन तुम कभी पहल करते ही नहीं। अभिमान ने एक नज़र ट्विंकल के माथे को देखा और फिर ट्विंकल के माथे से अपना माथा जोड़कर कहा, यही करना है। ट्विंकल के हाथ रुक गए। ट्विंकल अभिमान को गले लगाकर बोली, नहीं, जहां तुम कहो। अभिमान ने ट्विंकल को अगले ही पल गोद में उठा लिया और उस क्लब के एक कमरे की तरफ बढ़ गया। ट्विंकल अभिमान की गोद में खुद को बहुत लकी समझ रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि अभिमान लड़कियों के करीब नहीं जाता और आज अगर वो अभिमान के करीब चली गई तो उसकी शादी रघुवंशी फैमिली में हो जाएगी। ट्विंकल ने युगवीर को भी इसीलिए पटाने की कोशिश की थी ताकि उसकी शादी रघुवंशी फैमिली में हो जाए, लेकिन फिर उसे पता चला कि युगवीर तो रघुवंशी खानदान का बेटा है ही नहीं, वो तो राजवीर शेखावत का बेटा है और इसीलिए उसने युग को छोड़कर अभिमान के पीछे पड़ गई और आज उसका प्लेन कामयाब होने वाला था। अभिमान ट्विंकल को लेकर सीधा कमरे में आया और उसने ट्विंकल को बेड पर पटक दिया। ट्विंकल भी खुश होकर बोली, क्या बात है अभिमान, आज तो तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। अभिमान बोला, वो तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरे इरादे कितने नेक हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए। ट्विंकल ने खुद को देखा तो वो पहले ही फ्रेश थी, लेकिन फिर भी उसने अभिमान का दिल रखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, और वॉशरूम की तरफ जाने लगी और तभी उसने पलटकर अभिमान को देखकर कहा, लेकिन मेरे पास तो कपड़े नहीं है। अभिमान ने कबड़ में से एक नाइटी निकालकर ट्विंकल के हाथ में रख दी। वो नाइटी रेड कलर की थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो नाइटी कब पहनी जाती है। ट्विंकल ने नाइटी को देखा तो अभिमान के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोली, लगता नहीं था तुम इतने नॉटी हो। अभिमान ने ट्विंकल की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए कहा,
अंडरस्को अभी तो मेरा और ज्यादा नौटीपन देखना है तुम्हें। ट्विंकल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही अभिमान ने सबसे पहले वॉशरूम का गेट लॉक किया और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, अंडरस्को ये आफत भी ना पता नहीं रघुवंशी मैंशन क्यों आती है, और एक मेरे पापा अगर उन्हें पता भी चल जाए कि ट्विंकल के इरादे कैसे हैं तो भी वो हम भाइयों को ही डांटेंगे, कहेंगे कि सामने वाला कीचड़ में चल रहा है तो तू उससे बचकर चल सकते हो। इतना कहकर अभिमान तो वहां से 9-2-11 हो गया। करीब 20 मिनट बाद ट्विंकल बाथरूम से बाहर आने के लिए गेट खोलने लगी, लेकिन वो गेट खुल ही नहीं रहा था। ट्विंकल ने गेट बजाकर कहा, अंडरस्को अभिमान जरा गेट खोल दो। लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे ट्विंकल पैनिक होने लगी और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ट्विंकल को समझते देर नहीं लगी कि अभिमान उसका बेवकूफ बनाकर चला गया। ट्विंकल ने हर जतन करके देख लिया ताकि वो उस बाथरूम से बाहर आ जाए, लेकिन हर बार ट्विंकल को नाकामी हासिल हुई। ट्विंकल को डर भी लग रहा था कि कहीं वो इस बाथरूम में फंस कर ना रह जाए, और यही सब सोचती सोचती ट्विंकल बाथरूम में बैठकर रोने लगी। पर उसे अभिमान पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि जब वो यहाँ से निकलेगी तो सबसे पहले अभिमान को सबक सिखाएगी, और यही सब सोचती हुई ट्विंकल सो गई। अगली सुबह बाथरूम का गेट खुला। बाथरूम का गेट खोलने की वजह से ट्विंकल की आंख भी खुल गई। ट्विंकल ने गेट की तरफ देखा तो वहां एक वेटर खड़ा हुआ देखा जो उसे लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। ट्विंकल चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को यू इडियट गेट लॉस्ट। वेटर उसकी बात सुन नहीं रहा था। उस वेटर को लगा शायद ये कोई बारगल है। वेटर ट्विंकल के करीब आने की कोशिश करने लगा तो ट्विंकल ने खींचकर एक चांटा वेटर के गाल पर जड़ दिया और वेटर का चेहरा एक तरफ हो गया। ट्विंकल ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को क्या समझ रखा है, जानते भी हो कौन हूं मैं? ट्विंकल सक्सेना नाम है मेरा, सक्सेना ग्रुप इंडस्ट्रीज की इकलौती बेटी हूं। इतना कहकर ट्विंकल वहां से चली गई। रघुवंशी मैंशन। रोज की तरह हीर मंदिर में खड़ी हुई आरती गा रही थी और बाकी पूरा परिवार पीछे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। सब मन ही मन भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे थे, लेकिन शिवाय उसने आज भी भगवान से डैनी और वंदना का साथ मांगा। शिवाय मन ही मन खुद से बोला, अंडरस्को सिंड्रेला चाची के कान्हा, मैंने कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांगता हूँ, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। डैनी और वंदना दोनों को रघुवंशी मैंशन वापस भेज दो। आराध्या की शादी होने वाली है। वादे के मुताबिक मैं डैनी के बच्चों का ख्याल रखूंगा, लेकिन अब आराध्या और अभिमान की शादी है और मैं चाहता हूं कि डैनी और वंदना भी शादी में शामिल हो। हाथ जोड़कर कहता हूं भगवान, एक बार मुझे पता बता दो कि डैनी और वंदना कहाँ है। मेरे दिल से बोझ उतर जाएगा। मैं दिल से चाहता हूं कि आराध्या की शादी के सारे रीति रिवाज उसकी माँ पूरी करे। भगवान मेरी इतनी सी बात मान लो। और तभी शिवाय के सामने हीर आरती की थाली लेकर आई और बोली, अंडरस्को शिवाय। शिवाय ने नजर उठाकर हीर को देखा तो हीर ने आरती लेने का इशारा किया। शिवाय ने आरती ले ली। जैसे ही शिवाय ने आरती ली वैसे ही शिवाय की कोट की बाजू में थाली में रखा हुआ फूल फंस गया। शिवाय उस फूल को हटाने लगा तो हीर बोली, अंडरस्को नहीं शिवाय भैया, इसे मत हटाए, ये तो शुभ शांति संकेत है। भगवान करे आपने जो कुछ भी मेरे कान्हा से मांगा है वो आपको जल्दी मिल जाए। ये सुनकर शिवाय ने एक बार हीर को देखा और एक बार कृष्ण की मूर्ति की ओर और फिर अंदर से भावुक होकर बोला, अंडरस्को सिंड्रेला चाची क्या ये पॉसिबल है कि मैंने जो मांगा हो वो भगवान ने मुझे दे दिया हो। हीर ने आरती की थाली आर्या को पकड़ाई और हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर उसे शिवाय के सामने लाकर बोली, अंडरस्को इन्हें जानते हो, ये कौन है? ये मेरे भगवान है और ये मेरे नसीब में नहीं थे, लेकिन कान्हा ने लिख दिए। तुमने भी अगर दिल से कान्हा से कुछ मांगा होगा तो वो तुम्हें भी दे देंगे। शिवाय और ज्यादा भावुक हो गया क्योंकि अंदर ही अंदर वो पीस रहा था। उसने अचानक ही हर्षवर्धन और हीर दोनों के पैर छू लिए। फिर हीर की ओर देखकर कहा, अंडरस्को सिंड्रेला चाची अपने कान्हा से कहना कि शिवाय ने जो मांगा है उसे मिल जाए। हीर बोली, अंडरस्को हाँ मैं कान्हा से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी।
और तभी दृष्टि ने घर के सारे बच्चों को देखकर कहा, अंडरस्को, अब तुम सबको पैर छूने के लिए इनविटेशन कार्ड देना होगा। सबने एक नज़र दृष्टि को देखा और फिर सब एक एक करके हर्षवर्धन और हीर के पैर छूने लगे। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। आज एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वरदान शौर्य के साथ रघुवंशी इंडस्ट्रीज आया था। एक बार फिर दोनों कंपनियों ने मिलकर कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे और इसी सिलसिले में सब मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। करीब 1 घंटे से मीटिंग रूम में डिस्कशन चल रहा था और तभी मीटिंग रूम का गेट खुला, सामने एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। वो आदमी हाफ रहा था, उसकी नज़रें शिवाय को ढूंढ रही थी और थोड़े से स्ट्रगल के बाद उसने शिवाय को देख भी लिया। वो आदमी जल्दी से शिवाय के पास आकर बोला, अंडरस्को, सर मुझे आपसे बात करनी है। सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ चलिए यहाँ से। इतना कहकर उस आदमी ने शिवाय की बाजू को पकड़कर कुर्सी से उठा दिया। सब हैरानी से शिवाय और उस आदमी को देख रहे थे। वो आदमी शिवाय को खींचता हुआ वहां से ले गया। ये पहली बार था जब शिवाय को किसी आदमी ने इतने हक से खींचा था। उससे पहले सिर्फ राजवीर था जो शिवाय को हक से पकड़ लेता था। सबने शिवाय के जाते ही एक नज़र राजवीर को देखा तो राजवीर ने कंधे उसका कर कहा, अंडरस्को, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन अगर उसने हक से शिवाय का हाथ पकड़ा है तो शिवाय के बहुत करीब है। वही वो आदमी शिवाय को खींचता हुआ शिवाय के केबिन में ले जा रहा था। शिवाय ने अपना हल्का सा हाथ झटक कर कहा, अंडरस्को, हुआ क्या है गोपाल? तुम मुझे सबके सामने ऐसे खींच कर क्यों ले जा रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारे ऐसा करने से मुझे चाचू को कितने सारे सवालों का जवाब देना होगा। गोपाल ने शिवाय की बात नहीं सुनी, बल्कि उसे खींचता हुआ केबिन के अंदर ले आया। फिर उसने केबिन का गेट बंद किया और शिवाय के सामने जाकर बोला, अंडरस्को, सर गुड न्यूज़ है, वंदना का पता चल गया। ये सुनते ही शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पिछले कितने ही सालों से उसने गोपाल को वंदना को ढूंढने के लिए लगाया हुआ था और आज गोपाल उसे सच में एक गुड न्यूज़ दे रहा था। शिवाय के आंखों के सामने सुबह का वो मंजर घूमने लगा जब हीर ने उसे कहा था कि ये तो शुभ संकेत है। शिवाय ने गोपाल के दोनों बाजू पकड़कर कहा, अंडरस्को, तुम सच कह रहे हो? वंदना जिंदा है? कहाँ है वंदना और तुम वंदना को साथ लेकर क्यों नहीं आए? गोपाल शिवाय की हालत समझ रहा था। उसने शिवाय की बाजू पकड़ी, उसे चेयर पर बैठाया, फिर पानी का गिलास उसे पकड़ाते हुए बोला, अंडरस्को, सर मैं ले आता, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं। मैं अपनी आंखों के सामने आपको खुश होता हुआ देखना चाहता था, इसलिए सबसे पहले आपके पास आ गया। शिवाय के चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने पानी के गिलास से 2 घूंट पिए और टेबल पर रखते हुए कहा, अंडरस्को, अब बताओ मुझे कहाँ है वंदना? गोपाल बोला, अंडरस्को, सर महाराष्ट्र के किसी एनजीओ में है। मैं महाराष्ट्र नहीं गया, लेकिन अब चला जाऊंगा और वंदना को साथ लेकर ही आऊंगा। शिवाय बोला, अंडरस्को, नहीं तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा। गोपाल बोला, अंडरस्को, सर, अभिमान सर की शादी है, कल से ही शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। आपका यहाँ रहना ज़्यादा जरूरी है। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं वंदना को लेकर जल्द आ जाऊंगा। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं गोपाल, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, वो शादी को आराम से हैंडल कर लेगी और सबसे बड़ी बात आर्या सब कुछ संभाल लेगी। मेरा जाना ज़्यादा जरूरी है। तुम निकलने की तैयारी करो, हम आज रात महाराष्ट्र के लिए निकलेंगे और कल सुबह तक वंदना को लेकर वापस भी आ जाएंगे। गोपाल ने हमें गर्दन हिलाए और वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवाय ने अपना फ़ोन उठाया और आर्या को फ़ोन किया। थोड़ी देर में दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अंडरस्को, हाँ मिस्टर ऑलराउंडर, आज आपने दिन में मुझे कॉल किया, कोई खास काम? शिवाय इतना खुश था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था और शिवाय की यही खामोशी आर्या को समझ आ गई। 439 आर्या और वंदना की मुलाकात। शिवाय इतना खुश था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था और कहीं ना कहीं उसकी खामोशी आर्या समझ भी रही थी। आर्या ने एक बार फिर कहा, अंडरस्को, बताओ ना शिवाय, क्या हुआ है? मेरा दिल कह रहा है कि आज कुछ अच्छा हुआ है। आपकी खामोशी में मुझे एक सुकून सा महसूस हो रहा है। शिवाय ने बस तो कुछ शब्द कहे।
आर्या वंदना मिल गई। ये सुनते ही आर्या की आंखों से खुशी के मारे पानी बहने लगा, या कह सकते हैं जिस दर्द को आर्या ने भी समेट कर रखा था वो दर्द आंखों से बाहर आ रहा था। तभी शिवाय बोला, अरे छुई मुई रो क्यों रही हो? अब रोने का वक्त नहीं है, बल्कि अब तो कमर कस लो, तुम्हें अब बहुत कुछ संभालना है। आर्या ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, वंदना को लेकर कब आओगे? शिवाय बोला, छुई मुई वंदना पागल खाने में है, मैं उसे कल तक लेकर आ जाऊंगा, तब तक तुम संभाल लेना, आज रात मेंशन नहीं आऊंगा, यहाँ का कुछ काम निपटा कर सीधा एयरपोर्ट चला जाऊंगा। आर्या बोली, मैं इंतजार करूंगी शिवाय, लेकिन वंदना को लेकर आना, उसके बिना मत आना। आराध्या और अनिरुद्ध दोनों ने खुद को बहुत अकेला समझ लिया, अब उन्हें बताने का वक्त आ गया है कि वो अनाथ नहीं है, वो अकेले नहीं है। तभी शिवाय बोला, आर्या इस खुशी में किसी को कुछ मत बता देना, अभी हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तो बिल्कुल नहीं, समझ रही हो ना? आर्या ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, हाँ समझ गई शिवाय, लेकिन वादा करो वंदना को लेकर आओगे। शिवाय बोला, वादा करता हूँ, कल हल्दी के फंक्शन से पहले वंदना को रघुवंशी मेंशन ले आऊंगा। और इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया। शिवाय के फोन रखते ही आर्या वहीं बैठकर रोने लगी। इस वक्त आर्या को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन वो खुश थी कि फाइनली वंदना मिल गई। आर्या अपने आंसू पोंछकर खुद से बोली, डैनी भी मिल जाएगा, डैनी और वंदना का फिर से एक परिवार होगा, आराध्या और अनिरुद्ध का परिवार होगा। कहकर आर्या वही सोफे पर ही लेट गई और तभी उसकी आंखों के सामने बीते हुए पल आने लगे जब वो पहली बार वंदना से मिली थी। फ्लैशबैक, रात के करीब 8 बजे बज रहे थे। आर्या ड्राइव कर रही थी। वरदान ने आर्या को गाड़ी चलाने से मना किया था, लेकिन आर्या चुपके से गाड़ी लेकर निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो कुछ किलोमीटर चली, उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। आर्या को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। जोरों से बारिश हो रही थी। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना फोन लिया, रजावत हाउस फोन किया, लेकिन उसका फोन किसी ने रिसीव नहीं किया। आर्या खुद से बोली, आर्या आज तो तू गई, आज पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं। पापा ने तुझे अकेले बाहर जाने के लिए मना किया है और आज तो फैंटेसी के चक्कर में गाड़ी लेकर अकेले ही निकल पड़ी। आज तो पापा तुझे जान से मार देंगे। और तभी आर्या का फोन वाइब्रेट हुआ। आर्या ने फोन देखा तो वो वरदान का फोन था। अपने पापा का फोन देखकर आर्या परेशान हो गई, लेकिन फोन तो रिसीव करना ही पड़ता। आर्या ने फोन उठाकर कहा, हेलो पापा। वरदान ने गुस्से में कहा, कितनी बार कहा है अकेले मत जाया करो, इतनी बारिश हो रही है, घर कब आओगी? आर्या थोड़ा सा हिचकिचाते हुए और उदासी भरे गले से बोली, पापा मेरी गाड़ी बंद पड़ गई और यहाँ बहुत जोर की बारिश भी आ रही है, मैं घर कैसे आऊं? वरदान ने जब आर्या की आवाज में उदासी महसूस की तो वो बहुत प्यार से बोला, अच्छा उदास मत हो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझे अपनी करेक्ट लोकेशन भेजो, मैं अभी गाड़ी लेकर किसी को भेजता हूँ। और तभी अचानक आर्या के मुंह से निकला, पापा किसी को क्यों, शिवाय को भेज दो ना। आर्या ने ये बात बोल तो दी, लेकिन उसने कसकर आंखें बंद कर ली। वहीं वरदान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वरदान बोला, ठीक है, शिवाय को भेज दूंगा, लेकिन तुम अपनी लोकेशन तो भेजो और गाड़ी से बाहर मत निकलना, समझ गई? आर्या ने ओके कहा और फोन काट दिया। गाड़ी में बैठे हुए ही अपनी करंट लोकेशन वरदान को भेज दी और फिर वो गाड़ी से टेक लगाकर बाहर बारिश को देखने लगी। और तभी उसके फोन पर वरदान का रिप्लाई आया, जिसमें लिखा था, तुम डैनी के फ्लैट के बाहर खड़ी हुई हो और डैनी आज अपने फ्लैट में ही है। अगर बोर हो रही हो तो तुम अंदर चली जाओ, मैं तुम्हें डैनी का फ्लैट नंबर सेंड कर रहा हूँ, कुछ देर वहीं रुक जाओ, थोड़ी देर में शिवाय तुम्हें वहां से पिकअप कर लेगा। आर्या ने ओके लिखकर भेज दिया और फिर गाड़ी से उतर गई, लेकिन बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो भीग भी गई। फिर भी वो उस अपार्टमेंट में चली गई जहां डैनी का फ्लैट था। थोड़ी ही देर में वो डैनी के फ्लैट के बाहर खड़ी हुई थी। उसने बेल बजाई तो डैनी ने गेट खोला,
लेकिन डैनी ने जैसे ही आर्या को अपने फ्लैट के बाहर खड़े देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो वंदना के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था सब उसका और वंदना का रिश्ता जोड़ देंगे। लेकिन अब उसके सर की बेटी उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी और डैनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और तभी आर्या ने खांसते हुए कहा, अंडरस्को, डैनी मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? डैनी ने अपना सलाइवा गटक लिया और बोला, अंडरस्को, हाँ मैडम अंदर आइए। आर्या अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने डैनी के फ्लैट को देखा, जो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। आता भी क्यों ना, उसकी देखभाल वंदना जो कर रही थी। आर्या पूरे तरीके से भीग गई थी, लेकिन फिर भी वो डैनी के फ्लैट को निहार रही थी। 2 BHK का फ्लैट कितना खूबसूरत था, एक कपल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तभी डैनी ने एक टॉवल आर्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, मैम सिर पूछ लीजिए। आर्या ने टॉवल ले लिया और फिर अपने बाल पोंछते हुए बोली, अंडरस्को, डैनी तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सुंदर घर में रहते हो। हाँ थोड़ा छोटा है, लेकिन है बहुत प्यारा। जब तुम्हारी बीवी ये सब देखेगी ना, तो बहुत खुश होगी कि उसका होने वाला हस्बैंड इतने डिसेंट तरीके से रहता है। डैनी तो कुछ नहीं बोला, उसकी नज़र तो एक कमरे की तरफ थी जहां वंदना थी और वो नहीं चाहता था कि वंदना बाहर आए। तभी डैनी ने आर्या को बैठने का इशारा किया तो आर्या बोली, अंडरस्को, डैनी मैं गिली हूँ, तुम्हारे पास कुछ कपड़े होंगे? डैनी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, मैम कैसी बातें कर रही है, भला मेरे पास कपड़े कहाँ से आए, वो भी लड़कियों के? आर्या बोली, अंडरस्को, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि लड़कियों के कपड़े चाहिए, तुम चाहो तो अपने कपड़े भी दे सकते हो। डैनी का पहले ही दिमाग खराब हो रहा था और अब आर्या को वहां देखकर और ज्यादा खराब हो गया। ऊपर से आर्या कपड़े भी मांग रही थी। डैनी बोला, अंडरस्को, मैं देखता हूँ मैम, कुछ मिल जाए तो। इतना कहकर वो उस कमरे में चला गया जहां वंदना थी। वंदना डैनी को घबराया हुआ देखकर धीरे से बोली, अंडरस्को, आपकी गर्लफ्रेंड है। डैनी गुस्से में वंदना को देख रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। वंदना फिर धीरे से बोली, अंडरस्को, आप जाकर उन्हें बता दीजिए ना कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती और मैं इस घर की मेड हूँ। डैनी को समझते देर नहीं लगी कि वंदना अपना ही दिमाग चला रही है। डैनी ने वंदना के सामने हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को, कृपया शांत हो जाओ। अगर मैडम ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरी और आपकी शादी कर देगी, और अगर शादी नहीं करवा पाई तो रजावत हाउस में सबको बता देगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझी? वंदना की आंखें हल्की सी नम हो गई। वो मुंह फुलाकर धीरे से बोली, अंडरस्को, मैंने थोड़ी कहा था मुझे यहाँ लाने के लिए, आपने ही जिद की थी। मैं तो भगवान के घर जा रही थी। डैनी ने अपना सिर दीवार में मारते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को, प्लीज शांत हो जाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, मुझे कुछ सोचने दो। इतना कहकर डैनी एक कपबोर्ड की तरफ गया। उसने वहां से अपना एक लोअर टी शर्ट निकाला और फिर बाहर की तरफ जाने लगा। अचानक ही वो रुक गया और उसने वंदना को देखा, जिसने उसका लोअर शर्ट पहना हुआ था। डैनी ने वंदना की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरकर कहा, अंडरस्को, ये मेरी फेवरेट है। वंदना चूहे की आवाज निकालकर बोली, अंडरस्को, लेकिन आपने ही तो कहा था कि जो मन में आए पहन ले। डैनी ने एक बार फिर अपना सिर दीवार में पटका और वापस कमरे से बाहर चला गया। डैनी ने लोअर टी शर्ट लाकर आर्या को देते हुए कहा, अंडरस्को, मैम आप चेंज कर लीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आर्या बोली, अंडरस्को, नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है, मिस्टर ऑलराउंडर आते ही होंगे, तुम बस मुझे ये बताओ वॉशरूम कहाँ है। डैनी ने एक दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, मैम आप वहां चली जाए। आर्या जैसे ही कमरे की तरफ जाने को हुई, अचानक से उसे किसी की चीख सुनाई दी। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि वंदना की थी। वंदना चिल्लाते हुए कैमरे से बाहर की तरफ भागी और सीधा सोफे पर चढ़ गई। वंदना को देखकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई और तभी वंदना ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, छिपकली छिपकली। और छिपकली का नाम सुनते ही आर्या भी सोफे पर वंदना के पास जाकर चढ़ गई और दोनों ही सोफे पर उछलने लगी। दोनों ही चिल्ला रही थी,
और दोनों ही आधे टेढ़े मुंह बनाकर डर रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर डैनी ने तो अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में जब चीखने का प्रोग्राम खत्म हो गया तो आर्या ने हैरानी से वंदना को देखकर कहा, अंडस्को, तुम कौन हो? वंदना धीरे से बोली, अंडस्को, मैडम मैं वंदना। आर्या हैरानी से बोली, अंडस्को, कौन वंदना? वंदना ने डैनी की ओर देखा तो आर्या ने भी डैनी की ओर देखते हुए कहा, अंडस्को, कौन वंदना? डैनी ने भी आर्या को देखकर चूहे की आवाज में कहा, अंडस्को, कौन वंदना? करीब 20 मिनट बाद तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आर्या ने कपड़े चेंज नहीं किए थे क्योंकि अब उसे ये जानना था कि डैनी के फ्लैट में वंदना कौन है। आर्या ने डैनी की ओर देखकर कहा, अंडस्को, कुछ पूछ रही हूँ डैनी। कौन है ये लड़की? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? डैनी ने ना में गर्दन हिला दी। आर्या ने फिर पूछा, अंडस्को, तो बताओ ना कौन है ये लड़की? डैनी कुछ नहीं बोला। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वंदना को आर्या से क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराए। और फिर आर्या ने वंदना की ओर देखा तो वंदना अपना सलाइवा गटकते हुए बोली, अंडस्को, मैं वंदना अनाथ हूँ। मरने जा रही थी तो इन्होंने बचा लिया। तब से इन्हीं के फ्लैट में हूँ, इन्हीं के दिए हुए कपड़े पहनती हूँ और इन्हीं का दिया हुआ खाना खाती हूँ। बदले में उनके फ्लैट को साफ कर देती हूँ। इससे ज्यादा मेरा इनका रिश्ता नहीं है, आप गलत मत समझिए। वंदना ने ये बात इतनी दिल से कही थी कि आर्या भी इमोशनल हो गई। उसने वंदना को देखकर कहा, अंडस्को, अनाथ वो लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ तो डैनी है ना, तो फिर तुम अनाथ कैसे हुई? खुद को अनाथ मत कहो। आर्या आगे बोली, अंडस्को, अच्छा अब तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। और तभी वंदना बोली, अंडस्को, मैम चेंज कर लीजिए ना। आर्या ने अपने कपड़े देखे जो ऑलमोस्ट सूख गए थे। आर्या बोली, अंडस्को, नहीं रहने दो, अब तो लगभग सूख ही गए हैं, बस अब मुझे चाय पीनी है। वंदना किचन में चली गई। वंदना के जाते ही आर्या ने डैनी को देखा तो डैनी बोला, अंडस्को, मैम आप मुझे ऐसे मत देखिए जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बात किसी को बताना मत कि मेरे फ्लैट में एक लड़की रहती है, वरना आप जानती हैं ना क्या होगा। प्लीज मैम, आप मेरा इतना सीक्रेट अपने पास रख लेंगी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ रख लूंगी, लेकिन एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं है? डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, अरे नहीं मैम, इसने कहा वो बिल्कुल सही कहा। ये मरने जा रही थी और मैंने इसे बचा लिया। तभी आर्या की नज़र वंदना पर गई जो चाय बना रही थी और बहुत इनोसेंट लग रही थी। आर्या ने डैनी से कहा, अंडस्को, डैनी एक बात बोलूं? एक बार वंदना को देखो, वो कितनी मासूम है, कितनी सुंदर भी, कितनी प्यारी भी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वंदना के साथ घर बसा लेना चाहिए? उसे देखकर ही लग रहा है कि वो जिंदगी भर तुम्हारा कहे अनुसार चलेगी, और ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती है, जानते हो ना। 440 मैं अपनी गलती मानता हूँ। डैनी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अंडस्को, अरे नहीं, मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। वैसे भी आप जानती है मैं आपके पापा का बॉडीगार्ड हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आर्या बोली, अंडस्को, डैनी मैं भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं। तो बेहतर होगा कि तुम अपने प्रोफेशन को एक तरफ रखो और मेरी बातों को ढंग से सुनो। मैं कह रही हूँ वंदना तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एक नज़र वंदना को देखो तो क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि जब तुम इस फ्लैट में वापस आओ तो कोई तुम्हारा इंतजार करता हुआ मिले? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि एक छोटा डैनी और एक छोटी वंदना तुम्हारे घर में हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा हो जो तुम्हें बहुत प्यार करता हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता किसी को बाहों में लेकर सो जाओ? डैनी कुछ नहीं बोला। उसने एक नज़र पलटकर वंदना को देखा जो सच में चाय बनाती हुई बहुत मासूम लग रही थी। डैनी ने वैसे तो न जाने कितनी बार वंदना को देखा था, लेकिन आज उसके देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग था। वो नजरिया उसके अंदर आर्या ने डाला था। वंदना को ऐसे देखकर डैनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई
और आंखों में हल्की सी चमक। और तभी आर्या ने डैनी को समझाते हुए कहा, अंडरस्कोर, सोच क्या रहे हो डैनी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने अपने आप ही तुम्हारे फ्लैट में एक लड़की को भेज दिया। देखो, अगर तुम किसी और से प्यार करते हो या तुम्हारा किसी और से अफेयर है तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम किसी से प्यार नहीं करते तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सच कहती हूँ, ये तुम्हें दुगना प्यार करेगी, तुम्हारे प्यार में पागल ही ना हो जाए। और एक और बात कहूँ, अगर तुम उससे थोड़ा बहुत झगड़ा भी करोगे तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। और तभी डैनी बिना सोचे समझे बोला, अंडरस्कोर, मैं झगड़ा क्यों करूँगा? मैं तो उसे बहुत प्यार से रखूंगा। और अचानक ही डैनी ने कसकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसने अपने दिल की बात बोल दी थी। और तभी आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्कोर, तो फिर मैं पापा से कहकर तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवाऊं? डैनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंडरस्कोर, प्लीज मैम, अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। एक्चुअली आपके आने से पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर था, लेकिन आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। जब तक मेरी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी तब तक आप किसी को कुछ मत बताना। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरी इतनी सी बात मान लेंगी ना? आर्या ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोर, हाँ मान लूंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि फैसला वंदना के हक में ही होगा। और तभी वंदना 2 कप चाय लेकर उनके पास आ गई। वंदना ने चाय टेबल पर रखी। आर्या ने वंदना को बैठने का इशारा किया और वंदना बैठ गई। आर्या ने 2 कप देखकर कहा, अंडरस्कोर, तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? वंदना ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर, नहीं, वो मैं चाय नहीं पीती। वंदना की बात सुनकर डैनी मन ही मन बोला, अंडरस्कोर, ये झूठ क्यों बोल रही है? चाय तो ये पीती है, बाद में पूछ लूंगा। थोड़ी देर में डैनी और आर्या ने चाय पी ली और तभी उनके घर की बेल बजी। जैसे ही बेल बजी वैसे ही आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और डैनी के चेहरे पर भी, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि शिवाय आ गया। लेकिन तभी डैनी ने हाथ जोड़कर आर्या से कहा, अंडरस्कोर, प्लीज मैम, सर को मत बताना, वरना वो मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर मार देंगे। आर्या ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर, नहीं बताऊंगी, वैसे मेरे मिस्टर ऑलराउंडर दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड है। वंदना तो हैरानी से आर्या को देख रही थी और तभी आर्या बोली, अंडरस्कोर, मेरे होने वाले हस्बैंड मुझे लेने आए हैं। ये बातें तब की थी जब आर्या को पता नहीं था कि मिस्टर ऑलराउंडर से उसकी शादी पहले ही हो गई है। आर्या वहां से उठकर चली गई। उसने डैनी के फ्लैट का गेट खोला तो सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय को देखकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल शिवाय ने आर्या की कमर पर हाथ डालकर बाहर की तरफ खींच लिया। आर्या ने सबसे पहले डैनी के फ्लैट का गेट बंद किया। शिवाय ने आर्या के माथे से अपना माथा लगाकर कहा, अंडरस्कोर, जब रजावत साहब ने कहा है कि तुम अकेले बाहर नहीं जाओगी तो बाहर क्यों गई? आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। एक तो वो डैनी के लिए खुश थी, दूसरा शिवाय उसे लेने आया था। आर्या बोली, अंडरस्कोर, गलती हो गई मिस्टर ऑलराउंडर, आगे से नहीं करूंगी। शिवाय ने आर्या के माथे को चूम लिया और फिर उसे वहां से ले गया। वही फ्लैट के अंदर डैनी हाथ बांधकर वंदना को देख रहा था और वंदना डरी हुई थी। डैनी हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्कोर, मैं जान सकता हूँ कि तुमने 2 ही कप चाय क्यों बनाई? 3 बना लेती तो क्या हो जाता? या हमारे साथ चाय पीने से तुम्हारी शानो शौकत में कोई कमी आ जाती? या तुम हमें इस लायक नहीं समझती कि हमारे साथ बैठकर चाय पी लो? डैनी की बातें सुनकर वंदना की आंखें भर आई। उसने भरे गले से कहा, अंडरस्कोर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। डैनी ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्कोर, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? तुमने अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाई? मेरी मैडम क्या सोचेगी कि मैं तुम्हें ढंग से नहीं रखता? वंदना धीरे से बोली, अंडरस्कोर, वो घर में इतना दूध नहीं था कि मैं ज्यादा चाय बना पाती, इसलिए मैंने 2 ही कप दी। डैनी में कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब वो वंदना की बातों से इरिटेट हो रहा था। डैनी बोला, अंडरस्कोर, तो तुम मुझे बता सकती थी ना कि घर में दूध नहीं है? वंदना धीरे से बोली, अंडरस्कोर, बाहर इतनी बारिश हो रही है, आप कहाँ से दूध लेकर जाते? डैनी तो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और बोला, अंडरस्कोर, तुमसे तो मैं जीत नहीं सकता। इनफैक्ट भगवान ने पता नहीं कौन सा सिस्टम अपडेट किया हुआ है
कि तुम औरतों से आदमी जीत ही नहीं पाता। और वो उठकर किचन में चला गया। उसने किचन का एक ड्रार खोला और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने एक एक करके किचन के सारे ड्रार खोल दिए। किचन में राशन नहीं था और डैनी आज दोपहर को ही फ्लैट वापस आया था, पूरे 15 दिनों बाद, और इन 15 दिनों में शायद वंदना ने ठीक से खाना ही नहीं खाया था। डैनी ने गुस्से में वंदना को देखकर कहा, अंडस्को, राशन कब से खत्म है? वंदना अपना सलाइवा गटकते हुए बोली, अंडस्को, कल ही खत्म हुआ है। डैनी ने गुस्से में कहा, अंडस्को, मैंने तुमसे क्या कहा था कि कुछ खत्म हो जाएगा तो मुझे कॉल कर लेना, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वंदना कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी रही। डैनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। डैनी ने इस बार थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, तुमसे पूछ रहा हूँ, वंदना, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वंदना भी कुछ नहीं बोली। डैनी ने वंदना का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अंडस्को, अब सच बताओ, तुमने कब से खाना नहीं खाया? वंदना की आंखों से आंसू लुढ़ककर डैनी के हाथों पर गिरने लगे, लेकिन फिलहाल तो डैनी का दिमाग घूम रहा था। उसने वंदना के आंसुओं को इग्नोर कर दिया। वंदना भरे गले से बोली, अंडस्को, 4 दिन से। डैनी का दिमाग सच में खराब हो गया। उसने वंदना का चेहरा छोड़कर कहा, अंडस्को, तुम्हें मैंने यहाँ से जाते हुए कहा था ना कि मुझे कॉल कर लेना। वंदना धीरे से बोली, अंडस्को, लैंडलाइन की तार कटी हुई है, मैं आपको फ़ोन कैसे करती? डैनी को अब जाकर अपनी गलती एहसास हुआ कि उसने चेक भी नहीं किया कि घर का फ़ोन चल भी रहा है या नहीं, और इंस्ट्रक्शन देकर चला गया। वंदना के पास अपना फ़ोन भी नहीं था कि वो डैनी को फ़ोन करके घर की कंडीशन बता देती। बस जैसे तैसे सुबह जो दूध आता था उसी पर पूरा दिन रह लेती थी। डैनी का गुस्सा एकदम से शांत हो गया। उसने वंदना के गाल पर हाथ लगाकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, अंडस्को, कुछ ऑर्डर कर दूं, खाओगी? वंदना ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, मैंने पानी पी लिया, आपको कुछ खाना है तो मंगा लीजिए। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछती हुई कमरे में चली गई और डैनी उसे जाते हुए देख रहा था। आज पहली बार डैनी को उसकी रोने से फर्क पड़ रहा था। डैनी ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में खाना डिलीवर हो गया। डैनी ने सारा खाना एक प्लेट में सर्व किया और फिर वंदना के कमरे की ओर आया। वंदना फर्श पर पैर मोड़कर बैठी हुई थी और विंडो से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों के आंसू तो रुक गए थे, लेकिन उसका दिल अब भी रो रहा था। उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जो वो जी रही थी, पर उसे कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। डैनी अंदर आया। वंदना को एहसास ही नहीं हुआ कि डैनी अंदर आकर वंदना के पास फर्श पर ही बैठ गया। तो डैनी प्यार से बोला, अंडस्को, थोड़ा सा खाना खा लो। वंदना ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे भूख नहीं है। डैनी ने अपने हाथ से एक टुकड़ा वंदना की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, थोड़ा सा खा लो। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरी गलती है, लेकिन अब मेरी गलती पर डिस्कशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुझे बुरा लग जाएगा। प्लीज थोड़ा सा खा लो। डैनी के इतना कहने पर वंदना ने डैनी के हाथ से खाना खा लिया और ऐसे ही डैनी ने थोड़ा थोड़ा करके वंदना को अच्छे से खाना खिला दिया। वंदना फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, अंडस्को, सर, आप मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए ना, मैं कोई भी काम कर लूंगी, कैसा भी काम कर लूंगी। ये जो मैडम आई थी, उनके घर में तो कितना सारा काम होगा, मुझे भी दिलवा दीजिए, मैं भी कर लूंगी, वरना तो आप पर बोझ बनी रहूंगी। डैनी ने थाली साइड में रखी और वंदना की बाजू पकड़कर उसे उठाया और फिर उसे बेड के पास लेकर गया और उसे बेड पर लेटाते हुए ब्लैंकेट से कवर करता हुआ बोला, अंडस्को, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। एक बार गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं हमेशा गलती करूंगा। तुम बस सो जाओ, सॉरी, टेंशन भूल जाओ, समझी? वंदना हैरानी से डैनी को देख रही थी और डैनी हल्के हाथ से वंदना के पास बैठकर उसके बालों पर सहलाने लगा। वंदना ने भी अपना एक हाथ डैनी के हाथ पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में वंदना सो गई। फ्लैशबैक। आर्या सोफे पर लेटी लेटी ये सारी बातें सोच रही थी और तभी उसके कमरे में अभिमान आया। अभिमान ने अपनी माँ को ऐसे देखा तो वो थोड़ा सा घबराते हुए बोला,
अंडरस्को, माँ ठीक हो, कुछ हुआ है आपको? अभिमान की आवाज सुनकर आर्या उठकर बैठ गई। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ मैं ठीक हूँ। अभिमान पंजों के बल अपनी माँ के पैरों के पास बैठता हुआ बोल, अंडरस्को, माँ अब रोने का क्या मतलब है? अब तो मैं कर रहा हूँ ना शादी, तो अब आप परेशान क्यों हैं? अब तो आराध्या को भी शादी के लिए मना लिया। आर्या ने अभिमान के गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, बस तू ये शादी को निभा लियो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू समझ रहा है ना? तुझे नहीं पता लेकिन तेरी शादी आराध्या से हो रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो ताने पर बता दूंगी, लेकिन अभी तू इस शादी को दिल से निभाने के बारे में सोच। तू अपनी माँ की बात मानेगा ना? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ मानूंगा माँ, लेकिन आप ठीक तो हो? आर्या बोली, अंडरस्को, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी एक सर्वेंट कमरे के बाहर आकर गेट नॉक करता हुआ बोला, अंडरस्को, मैडम अनिरुद्ध के घर गाड़ी भेजी थी, लेकिन उन दोनों भाई बहन ने आने से मना कर दिया। दोनों ने ही कहा है कि वो कल सुबह ही आ जाएंगे। आर्या खड़ी हुई, उसने अपने चेहरे को साफ किया और फिर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, अंडरस्को, ड्राइवर ऐसे करो, गाड़ी निकालो, मैं खुद उन दोनों को लेने जाऊंगी। इतना कहकर आर्या वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद आर्या फ्रेश होकर बाहर आई। उसने अभिमान को देखकर कहा, अंडरस्को, अब तुम जाकर आराम कर लो, कल से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। मैं उन दोनों भाई बहनों को ले आती हूँ, आखिर उन दोनों के नाराजगी जायज है। अभिमान को अब हल्का सा गुस्सा आ रहा था कि उसके माँ बाप अभी भी अनिरुद्ध और आराध्या के लिए परेशान थे, बल्कि अपने खुद के बेटे को इग्नोर कर रहे थे। अभिमान ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में वहां से चला गया। आर्या भी वहां से निकल गई। आर्या सीधा मेंशन से बाहर आई, जहां ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। आर्या गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई।